Hello all, welcome back to Sahitya classes. I am Shalini and I am here today to tell you about UP Grade 2025 examination. ठीक है, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और मैं इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करती हूँ इन साहित्य क्लासेस। और आज मैं आपको 7 साल बाद होने वाली उस एग्ज़ाम के बारे में बताने जा रही हूँ जो आपके लिए एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आया है। दैट इज़ यूपी LT ग्रेड एग्ज़ाम 2025। आपने पिछले दिनों न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि यूपी LT ग्रेड की जो वैकेंसी अभी अभी आई है, इस साल आई है, उस एग्ज़ाम को कराए जाने की जो डेट फिक्स की जा रही है वो ईदर नवंबर या दिसंबर में हो सकती है। ऑल्दो डेट अभी फिक्स नहीं है, लेकिन हमें फिर भी तैयारी पूरी की पूरी करके चलनी है सो दैट आप अपने इस एग्ज़ाम में पूरी तरीके से एक्सेल कर पाएँ, राइट? अच्छा, अब अभी जब कोई एग्ज़ाम आता है ना, तो सबसे पहली बात होती है कि उसका नोटिफिकेशन आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ें, नोटिफिकेशन को समझें, उसमें आपका जो नोटिफिकेशन में सिलेबस दिया हुआ है उसको समझें। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग किसी भी एग्ज़ाम को देने की सबसे अच्छी टेक्निक होती है कि आप उसके सिलेबस को डिकोड करें। आप किसी एग्ज़ाम का सिलेबस डिकोड कर लेंगे, दैट मीन्स यू हैव डन योर 20% जॉब इन दैट एग्जामिनेशन, है ना। अगर आपने उसके सिलेबस को समझ लिया कि आपको क्या पढ़ना है, और उससे भी ज़्यादा ये कि आपसे क्या पूछा और आपको छोड़ना क्या क्या है, क्या चीज़ें आप एलिमिनेट कर सकते हो सो दैट आप प्रिसाइज तैयारी कर सको विथ स्ट्रैटेजी। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं यूपी LT ग्रेड का सिलेबस। यहाँ पे है मेरे साथ, जिसमें हमने आपके लिए, आपकी सहजता के लिए, आपके कंफर्ट के लिए चीज़ें थोड़ी सी हाईलाइट करती हैं सो आपको मेन चीज़ें हम बता सकें और आपको बहुत ज़्यादा कठिनाई ना हो सिलेबस को समझने में, सिलेबस को डिकोड करने में। ठीक है, आइए नोटिफिकेशन को आज हम देखते हैं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्ट्रेस फ्री होकर मेरे साथ इस वीडियो को देखते हैं और समझते हैं कि GS में और जो इंग्लिश का सिलेबस है वो उसमें आपसे क्या क्या बातें पूछ रहा है। ठीक है, चलिए, ये है आपका यूपी LT ग्रेड का सिलेबस और इसमें आपकी फॉर्म भरने की डेट दी हुई है यहाँ पे, जिसकी अंतिम तिथि यानी कि लास्ट डेट है आपकी 28 अगस्त। ठीक है, और आई होप कि आपने अब तक अपने फॉर्म्स फिल कर लिए होंगे, और अगर आपने अब तक अपने फॉर्म्स नहीं फिल किए हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अब से भी आप सभी अपने अपने फॉर्म्स को फिल कर लीजिए। क्योंकि हम जानते हैं कि गवर्नमेंट वेबसाइट्स में लास्ट के टाइम में थोड़ा सा प्रॉब्लम आने लगता है, वेबसाइट हैवी हो जाती है और फिर आपको ऐसा हो सकता है कि लास्ट मिनट अगर आप बैठ रहे हैं फॉर्म भरने के लिए तो फॉर्म टाइम पे फिल ना हो पाए। ठीक है, अंतिम तिथि जो है आपकी शुल्क जमा करने की, मतलब आपके फीस डिपॉजिशन की जो अंतिम डेट है, लास्ट डेट है, वो है 4 सितंबर को। इस बात को आप ध्यान में रखें और ध्यान में रखते हुए फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके लिए कुछ और चीज़ें जिसको समझने की ज़रूरत है, वो एक ये बात थी कि जो सहायक अध्यापक का पोस्ट आपके लिए आया है, ठीक है, फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। और अगर हम इंग्लिश या किसी भी आपका जो मेन सब्जेक्ट है उसकी बात कर लें अगर, तो इसमें आपको बताया गया है कि आपका जो ग्रेजुएशन हुआ है, आपका जो स्नातक हुआ है, उसमें आपके जो मेन सब्जेक्ट है वो आपने पूरे 3 साल के दौरान पढ़ा हो। यानी ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने सिर्फ 2 साल पढ़ा है और आपने 1 साल नहीं पढ़ा है तो आप इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपको उस कोर्स पे 3 साल आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए वो कोर्स, तो ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जो भी आपका मेन सब्जेक्ट है। ठीक है, और आपका BEd होना चाहिए, ओके, और आपका साथ ही साथ BEd होना चाहिए। ये हो गई आपकी पहली बात जिसमें हमने बात की कि आपका ग्रेजुएशन कितना होना चाहिए और फिर उसके बाद आपका एक BEd भी होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन और BEd। इसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। सभी चीज़ों को हमें समझने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम बहुत ज़्यादा भी एक एक लाइन पढ़ने लगेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। मैं आपको महत्वपूर्ण बातें बताते हुए साथ चलूँगी सो दैट आपकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ना मिस हों। ठीक है, फ़िलहाल दूसरी बात ये है, ये आपका OMR जो शीट होगी आपकी एग्ज़ाम देने के दौरान, उसको फिल करने के इंस्ट्रक्शंस हैं। इस पे हम बात लास्ट में करेंगे, जब आपको एग्ज़ाम देने जाना होगा। उससे पहले हम आपके लिए आपकी आसानी के लिए एक वीडियो बनाएंगे सो दैट आप OMR
को भरने के दौरान कोई गलती ना करें, या एग्ज़ाम देने जाने से पहले जो भी महत्वपूर्ण बातें होंगी आपके लिए, लाइक आपको क्या चीज़ें नहीं छोड़ के जानी चाहिए, क्या आपको बिल्कुल साथ लेके जाना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है एग्ज़ाम देने के दौरान, ठीक है, इन सब के लिए हम आपके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे और ये पॉइंट को हम उस जगह पे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। हमको ये देखना चाहिए, हम सभी को ये देखना चाहिए कि एग्ज़ाम के क्या लेवल्स हैं और किस तरीके से एग्ज़ाम इस बार कंडक्ट कराया जा रहा है, ठीक है। तो आपका इस बार यूपीएलटी ग्रेड में फॉर सहायक अध्यापक की वैकेंसी के लिए आपको 2 चरण दिए गए हैं, यानी कि 2 लेवल्स दिए हैं इस बार उन्होंने। ये है आपका प्रथम चरण जो प्रारंभिक परीक्षा है, या इसको प्री भी कह सकते हैं। प्री मतलब बेसिकली एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जिसमें आप अपीयर होंगे, बहुत सारी भीड़ अपीयर होती है उसमें, और प्री एग्ज़ाम देते ही वो भीड़ फिर छट जाती है। जो उस लेवल से बाहर निकलते हैं वो ही अगले लेवल पे पहुंचेंगे। अगला लेवल है आपका द्वितीय चरण, दैट इज़ मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा मतलब ये आपकी मेंस वाला एग्ज़ाम होगा और ये आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, मतलब आपको आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी, डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग आपको इसमें करनी है, ठीक है। हमारा जो पहला गोल है वो होना चाहिए कि हम पहले प्री एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें, ठीक है। फिर हम मेंस एग्ज़ाम पे पहुंचने के बाद मेंस में और क्या चीज़ें हमको ध्यान में रखनी चाहिए वो हैं, जैसे जैसे आप प्री की तैयारी कर रहे हैं। एक बात और यहाँ पे नोट करने लायक है, क्योंकि इस बार आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग के लिए भी आपका सेकंड लेवल बता रहा है, यानी कि यहाँ पे, ठीक है, ये डिस्क्रिप्टिव है। अभी हम इस चीज़ को समझेंगे तो हमें थोड़ी और डिटेल समझ में आ जाएंगे। आपका जो मेन सब्जेक्ट है केवल वो ही आपसे डिस्क्रिप्टिव वाले एग्ज़ाम में पूछेगा। जनरल स्टडीज़ आपके डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, ठीक है। दैट इज़ टू नोट डाउन कि जनरल स्टडीज़ आपके डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन में नेक्स्ट लेवल जो है एग्ज़ाम का उसमें नहीं पूछेगा। आपका मेन सब्जेक्ट ही आपके आंसर राइटिंग वाले लेवल में आने वाला है, ठीक है। आइए पहले प्री वाले जो आपका लेवल है उसको समझते हैं, ठीक है। ये आपकी सामान्य परीक्षा है, ठीक है। इसमें प्रश्न पत्र होगा 1, यानी कि आपका क्वेश्चन पेपर 1 होगा, ठीक है। प्रश्नों की संख्या टोटल है 150 टोटल क्वेश्चन, ठीक है। टोटल क्वेश्चन जो हैं वो 150 हैं, जिसमें से जीएस आपका है 30 प्रश्न, ठीक है। 30 प्रश्न आपके जीएस के हैं, और आपके जो मेन सब्जेक्ट हैं उसके आपके 120 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। टोटल जो अंक होंगे वो 300 होंगे, यानी कि 150 इंटू 2 ये है ना, 150 इंटू 2 आपके टोटल मार्क्स हैं, 150 इंटू 2 आपके टोटल मार्क्स हैं। और उसके बाद आपकी जो समय अवधि है, मतलब कि आपका जो टोटल टाइम आपको दिया गया है वो 2 घंटे का है, ठीक है। 150 क्वेश्चंस हैं, 300 मार्क्स हैं और टोटल टाइम आपका 2 घंटे का दिया जा रहा है। बट इसमें आप नोट करने वाली बात यह है कि आपका जो मेन सब्जेक्ट है, ठीक है, आपके मेन सब्जेक्ट से आपको 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दैट मीन्स आपको अपने मेन सब्जेक्ट की तैयारी पूरी तरीके से और मतलब एक होलिस्टिक तैयारी आपको अपने मेन सब्जेक्ट की करके चलनी है, ठीक है। उस पर ज़्यादा फोकस रखना है ताकि 120 क्वेश्चंस में से आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, ठीक है। और मतलब कॉन्शियसली अटेम्प्ट करें। ऐसा नहीं कि आपने क्योंकि आपके इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी होगी, तो आप जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे उसको कॉन्शियसली आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। इसलिए आपकी जो मेन सब्जेक्ट की तैयारी है वो भी अच्छी होनी चाहिए। और आपका जो जीएस आपसे पूछ रहा है वो है 30 नंबर का। आपका जनरल स्टडीज़ 30 क्वेश्चन है, 60 नंबर का जीएस होगा। आपका जनरल स्टडीज़ 30 क्वेश्चन है, 60 नंबर के जनरल स्टडीज़ के आपके क्वेश्चन होंगे। और ये दिस कैन बी योर गेम चेंजर ऑल्सो, ठीक है। अगर आपने जीएस की अच्छी पढ़ाई कर ली है एंड यू आर एबल टू डू एटलीस्ट 18 प्रश्न कर पा रहे हैं अगर आप 30 में से, तो दैट विल बिकम अ ग्रेट गेम चेंजर फॉर यू इन योर एलटी ग्रेड एग्जामिनेशंस, ठीक है। पिछली बार एलटी ग्रेड एग्ज़ाम 2018 में हुआ था और अब 7 साल बाद अब हो रहा है। तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग इसका बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। दैट मीन्स आपके पास एक बहुत अच्छा खासा क्राउड आपको अपने एग्ज़ाम में मिलेगा। लाखों की संख्या में लोग होंगे, 10-12 लाख का अजम्पशन बनाया जा रहा है कि इतने बच्चे एग्ज़ाम में बैठेंगे,
ठीक है। तो उस हिसाब से अगर आपको अपनी तैयारी करनी है तो आपको जीएस पे भी उतना ही ध्यान देना पड़ेगा और मेंस पे भी, मेन सब्जेक्ट पे भी उतना ध्यान देना पड़ेगा। मेन सब्जेक्ट को आई होप आपको विनीत सर ने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया होगा मेन सब्जेक्ट के सिलेबस का और कैसे कैसे उसको पढ़ना है। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ इतनी बात बोलूँगी कि जीएस आपको पढ़ना है अपने प्री पेपर के लिए मात्र, लेकिन आपको मेन सब्जेक्ट इस तरह से प्रिपेयर करना है कि आप प्री के लिए भी प्रिपेयर करें और मेंस के लिए भी साथ साथ प्रिपेयर करते हुए चलें, यानी कि प्री एग्ज़ाम के लिए और डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम के लिए। सपोज़ अगर आप अपने इंग्लिश सब्जेक्ट में अगर आप कमला दास आपके सिलेबस में मेंशन है और कमला दास के वर्क्स आप पढ़ रहे हैं, कमला दास की बायोग्राफी आप पढ़ रहे हैं, तो कमला दास के वर्क्स और बायोग्राफी को इस तरह से प्रिपेयर करेंगे कि आप डिस्क्रिप्टिव आंसर भी लिख पाएँ। ठीक है, ये बात रही आपके पहले लेवल की, आपके प्री एग्ज़ाम की, कितने प्रश्न हैं और कितने टोटल जीएस से हैं। द्वितीय जो आपका चरण है वो है आपका मेंस वाला एग्ज़ाम, जिसमें आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे। प्रश्न पत्र 1 होगा, यानी क्वेश्चन पेपर 1 होगा। प्रश्नों की संख्या आपको 20 दी हुई है, ठीक है। और जो कुल अंक होंगे, आपके जो टोटल मार्क्स होंगे ये 20 क्वेश्चंस के लिए, वो आपके 200 होंगे। पहले 10 क्वेश्चन जो आपके हैं, पहले 10 क्वेश्चन, उसके मार्क्स हैं 80। देखो, पहले 10 क्वेश्चन 80 मार्क्स के होंगे। लेट मी हाईलाइट इट। पहले 10 क्वेश्चन 80 मार्क्स के होंगे और अगले 10 क्वेश्चन 120 मार्क्स के होंगे, है ना। थोड़ा सा इसको हम क्लियर करते हैं और उसके बाद एक बार दोबारा से इस चीज़ को समझते हैं कि पहले 10 क्वेश्चन आपके 8 नंबर के होंगे, दैट मीन्स 80 मार्क्स के होंगे। और आपके जो अगले 10 प्रश्न होंगे, अगले 10 प्रश्न होंगे वो 12 नंबर के होंगे, यानी 120 मार्क्स के होंगे। टुगेदर इट मेक्स 200 मार्क्स, 200 नंबर ये मिलके बनाएंगे आपको। इसीलिए, इसी वजह से अपने डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी प्री के साथ साथ करते हुए चलना है। ये बात मैंने आपको बता दी, आपके कितने लेवल्स हैं और किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे हूँ आपको जीएस का पूरा सिलेबस डिकोड करने के लिए और बताने के लिए। आई होप आपको सर ने इंग्लिश की सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ ऑलरेडी दे दी होंगी, ठीक है। आइए हम जीएस पे बात करेंगे, जनरल स्टडीज़, जिसको देख के कभी कभी, क्योंकि हमारी तैयारी काफ़ी पहले जीएस की छूट जाती है, इसलिए हमें लगता है कि इट इज़ अ टफ पोर्शन एंड वी आर नॉट एबल टू कंप्लीट इट, विल नॉट बी एबल टू स्टडी इट प्रॉपरली, या हम अच्छी तरीके से जीएस को नहीं पढ़ पाएंगे, ऐसा हमें डर मन में आ जाता है कभी कभी। इस डर को आज दूर करते हैं सिलेबस को डिकोड करके, ठीक है। सिलेबस समझना इज़ द की ऑफ एनी एग्जामिनेशन। चलिए हम शुरू करते हैं अपने सिलेबस के साथ। सिलेबस डिस्कस करने के बाद एक बार हम अपनी स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करेंगे। अब यह है आपका सामान्य अध्ययन का पाठ्यक्रम, दैट इज जीएस, ठीक है। इसमें आपका जो पहले नंबर पे दे रहा है, आपको साफ कर दिया कि भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसने आपको पहली ही लाइन में आपको ये अश्योर कर दिया कि आपको केवल भारत का इतिहास पढ़ना है, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री पढ़नी है, वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको नहीं जाना है, दुनिया का इतिहास आपको नहीं कवर करना है। इस पेपर में मात्र 30 क्वेश्चन हैं और 30 क्वेश्चन के हिसाब से लिमिटेड नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो वो लिमिटेड नॉलेज में तैयारी भी हम लिमिटेड करेंगे, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। भारत का इतिहास यानी कि इंडियन हिस्ट्री आपको पढ़नी है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। कि मैं आपको ये पूरा पोर्शन एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। ये पूरा पोर्शन आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इट इज़ सेइंग भारतीय इतिहास के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पक्षों की सामान्य जानकारी पर महत्व होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं पर अभ्यर्थियों से स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रीयता का अभ्युदय तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के संबंध में सारपरक जानकारी अपेक्षित है। इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो हिस्ट्री का पोर्शन है, इसके बारे में आपको कहता है कि आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे, इंडियन हिस्ट्री के सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स को साथ मिला के पढ़ेंगे। प्लस आपका जो इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल था, ठीक है, स्वतंत्रता के लिए जो आपका आंदोलन था, राष्ट्रीय आंदोलन था, वो कब शुरू हुआ, किस प्रकार शुरू हुआ, उसमें कुछ होने वाली बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं, महत्वपूर्ण लोग जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, जो आपके कुछ लीडर रहे बहुत अच्छे, जिन्होंने इसमें अपना योगदान दिया। फिर उसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति कैसे हुई,
स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान, मतलब जब से स्टार्ट हुआ और जब मिली फ्रीडम, तब से लेकर तब तक की सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। बट इन सभी चीज़ों की कैसी जानकारी आपको होनी चाहिए, इसने यहाँ पे आपको ये भी मेंशन कर दिया कि सार परक जानकारी अपेक्षित है। सार परक मतलब होता है कि आपको सिनॉप्सिस पता होना चाहिए, आपको एसेंस पता होना चाहिए। डजंट मीन कि आप बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके पढ़ाई करेंगे, बहुत ज़्यादा डेप्थ में हमें नहीं जाना है, आपसे केवल सिनॉप्सिस पूछ रहा है, तो सिनॉप्टिकल जानकारी आपको इस सारे मैटर की होनी चाहिए। दूसरी बात आपसे कर रहा है भारत एवं विश्व का भूगोल, ठीक है, भारत एवं विश्व का भूगोल। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत का भूगोल तो आपको पढ़ना ही है, यानी कि भारत की ज्योग्राफी पढ़नी है, बट आपको विश्व का भूगोल भी पढ़ना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों है कि जो हिस्ट्री है वो केवल इंडिया की पढ़नी है, बट ज्योग्राफी पूरे देश की, पूरे वर्ल्ड की पढ़नी है। क्योंकि क्या होता है, आपका जो कॉन्टिनेंट, आपका जो कंट्री है, वो पूरी दुनिया में किस जगह पे किस प्रकार लोकेटेड है और वो दोनों आपस में किस प्रकार इंटरैक्ट कर रहे हैं, दोनों का आपस में क्या संबंध है और क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसको जानने के लिए आपको भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल साथ में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल। ठीक है, यानी कि जो आपका जो नेशनल ज्योग्राफी है, आपका जो इंडिया का ज्योग्राफी है, उसके ये पोर्शंस यानी कि फिजिकल फीचर्स क्या हैं, वो उसका सोसाइटी के साथ क्या इंटरेक्शन है, क्या उसका इन्फ्लुएंस है एक दूसरे के ऊपर। आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिकल क्या इन्फ्लुएंस, क्या एस्पेक्ट है आपकी इंडिया की ज्योग्राफी का, ये आपको आर्थिक परिप्रेक्ष्य के से भी आपको भारत का भूगोल देखना और पढ़ना है। बोलता है कि भारत के भूगोल के अंतर्गत देश के भौतिक यानी कि फिजिकल फीचर्स, सामाजिक एवं आर्थिक, सोशल और इकोनॉमिकल भूगोल से संबंधित प्रश्न आपसे किए जाएंगे। ठीक है, और विश्व भूगोल में विषय की केवल सामान्य जानकारी अपेक्षित होगी। माइंड यू, यहाँ पे उसने कह दिया कि विश्व भूगोल में विषय की केवल सामान्य जानकारी अपेक्षित होगी। दैट मीन्स आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो, लेकिन सामान्य जानकारी आपसे पूछी जाएगी। सपोज आपसे पूछ लिया कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ठीक है, या विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है और उसकी लंबाई कितनी है, और आपको ऑप्शन में नाम और कॉमा उसकी जो है लेंथ दे दी। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे अपेक्षित हो सकते हैं विश्व भूगोल वाले पोर्शन में से। ठीक है, यानी कि आपको ऊपर की जानकारी, सामान्य कॉमन जानकारी आपको रखनी है, बहुत डेप्थ में आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में नहीं जाना है। तीसरी बात इसने बताई है आपको पॉलिटी की, भारतीय राजनीति एवं शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति एवं आधिकारिक मुद्दे। ठीक है, अब इसके अंतर्गत कह रहा है कि भारतीय राजनीति एवं शासन के अंतर्गत देश के संविधान, माइंड यू भारतीय राजनीति मतलब इंडियन पॉलिटिक्स और शासन, गवर्नेंस, इंडियन पॉलिटिक्स, पॉलिटी और गवर्नेंस के अंदर आपको क्या पढ़ना है, वो यहाँ पे कहता है कि देश के संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की समझ आपको होनी चाहिए, पंचायती राज की समझ होनी चाहिए। ठीक है, पंचायती राज इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन आर जो लोकल एरियाज होते हैं वहाँ पे गवर्नेंस का सिस्टम होता है, तो उसकी समझ आपको होनी चाहिए। सामुदायिक विकास, ठीक है, और सहित राजनीतिक प्रणाली के ज्ञान से संबंधित प्रश्न होंगे। सपोज आपसे पूछा कि हमारे जो देश के प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, या प्रेसिडेंट होते हैं, उनको शपथ कौन दिलाता है, अगर आपसे ये बात पूछ ली गई तो आप क्या लिखेंगे, या हमारे देश के प्रधानमंत्री जब बनते हैं तो वो शपथ कब और कहाँ लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की बातें आपसे इसमें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, राजनीतिक प्रणाली, किस प्रकार आपकी जो पॉलिटिकल सिस्टम है इंडिया में किस प्रकार वर्क करता है, लोकसभा में कितने टोटल मेंबर होते हैं, राज्यसभा में कितने होते हैं, ठीक है, या प्रेसिडेंट का जो कार्यकाल होता है वो कितना, इस तरीके के प्रश्न यहाँ से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इंडियन पॉलिटी से आपका जो गवर्नेंस का सिस्टम होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वहाँ से पूछा जा सकता है, पंचायती राज से पूछा जा सकता है। ठीक है, जो ऊपर से नीचे हायरार्की होती है आपकी, हायरार्की से भी प्रश्न आपसे किए जा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स में, इंडियन इकोनॉमी में आपसे क्या कह रहा है कि सामाजिक विकास और अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट, आपको पता होगा ये हैंड इन हैंड चलते हैं, सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, सोशल डेवलपमेंट हैंड इन हैंड चलते हैं। मेरा हाथ जो है वो दूसरी पेन पे सेट हो चुका है, दैट इज़ वाई आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आज महसूस हो रही होगी मे बी। इकोनॉमी एंड
सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। ये दोनों आपके हैंड इन हैंड चलते हैं, मतलब किसी देश की जो इकोनॉमी होती है, अर्थव्यवस्था होती है, और वहाँ की जो सामाजिक स्थिति होती है, सामाजिक विकास होता है, वो दोनों साथ में ही चल सकते हैं, ठीक है। दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सोसाइटी में जो चल रहा होता है और जो कंट्री की इकोनॉमी होती है, वो दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो उस चीज़ को आपको यहाँ पे पढ़ना है। देखो, आपसे कह रहा है कि अभ्यर्थियों के जनसंख्या मतलब कि डेमोग्राफिक्स हो गया, सेंसस हो गया। आपको पता होगा जनसंख्या मतलब डेमोग्राफिक्स, जनगणना मतलब कि सेंसस। आपको मैंने बताया था पिछली कुछ क्लासेस में एक दो बार कि सेंसस जो आपका हुआ है इससे पहले, सेंसस हर 10 साल पे होता है, जनगणना हर 10 साल पे होती है। 2011 में आपका आखिरी जनगणना हुई थी, आखिरी सेंसस हुआ था, बट और उसके बाद 2021 में होना था 10 साल बाद। बट कोविड-19 पैंडमिक की वजह से आपका जो जनगणना होनी थी 2021 में, वो हो नहीं पाई, वो पोस्टपोन कर दी गई। प्रोबेबली अब वो 2026 या 27 में हो। इसका मतलब ये हो गया कि हमसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो लास्ट वाले सेंसस से आने के चांसेस हैं। 2018 के पेपर में आपके सेंसस से भी कुछ क्वेश्चंस रहे हैं, ठीक है। अब देखो, आप जनसंख्या, पर्यावरण यानी कि आपको इकोलॉजी और एनवायरनमेंट, ठीक है, यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। नगरीकरण यानी कि अर्बनाइजेशन, ठीक है, नगरीकरण, अर्बनाइजेशन से संबंधित समस्याओं एवं पारस्परिक संबंध, मतलब इन सभी का आपस में क्या रोल है, आपस में क्या इंटरेक्शन है, और आपस में क्या रिलेशन है, और क्या प्रॉब्लम ये जनरेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके, इस पे आपसे प्रश्न हो सकते हैं, ठीक है। भारतीय आर्थिक नीति एवं भारतीय संस्कृति, भारतीय आर्थिक नीति, ठीक है, जो इंडियन इकोनॉमिकल प्लान्स बने हैं, जो योजनाएं बनी हैं, नीति मतलब योजनाएं होती हैं, ठीक है, वो और भारतीय संस्कृति के व्यापक स्वरूप के ज्ञान का परीक्षण किया जाएगा। यहाँ पे आपसे व्यापक स्वरूप के ज्ञान का परीक्षण बोल रहा है, मतलब इस चीज़ को आपको थोड़ा वाइड होराइजन में कवर करना है, ठीक है, कि ये सारी चीज़ें आपस में इंटरैक्ट कैसे करती हैं और क्या कुछ ये प्रभाव एक दूसरे पर डालती हैं, उससे रिलेटेड प्रश्न आपसे आएंगे। ये सुन के बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जब आप एक चीज़ पढ़ रहे होते हैं तो अपने आप दूसरी चीज़ साथ साथ प्रिपेयर होते चलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने कुछ क्लासेस इंडस वैली सिविलाइजेशन पे ले रखी हैं, तो हमने वहाँ पे देखा कि पहले जो ज्योग्राफी इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे थी वो ये थी कि सिंधु सरस्वती, दो नदियों के किनारे ये सभ्यता बसी हुई थी, और उसकी सहायक नदियाँ जैसे कि रावी, व्यास, सतलज, ठीक है, ये मिलकर सिंधु नदी बनाती थी, और सिंधु नदी और सरस्वती दोनों नदियों की सहायता से ये सभ्यता जो है बसी हुई थी। धीरे धीरे लेकिन आपकी सरस्वती नदी विलुप्त हो गई, गायब हो गई। उस समय का जो ज्योग्राफी रहा होगा, ज्योग्राफिकल फीचर्स रहे होंगे भारत के, वो थोड़े से अलग थे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दैट रिवर सरस्वती। सही कह रही हूँ मैं? तो अब उस समय का ज्योग्राफिकल फीचर, आज का ज्योग्राफिकल फीचर, क्या डिफरेंस है? दैट्स हाउ यू रिलेट। चीज़ों को रिलेट करके आप आसानी से पढ़ पाएंगे, ठीक है। चलो, ठीक है, ये बात हो गई। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अपने आगे के सिलेबस को भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ये आपका आ गया आगे का सिलेबस। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छी तरीके से विजिबल हो रही होंगी। 5वें नंबर पे आपको कहता है कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, ठीक है। इसका मतलब, इसको पढ़ के स्ट्रेस्ड होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है करंट अफेयर्स। आपसे नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की जानकारी की उम्मीद है यहाँ पे एग्ज़ाम में, ठीक है। यानी कि आपको नेशनल और इंटरनेशनल दोनों जगह पे क्या आपकी इस समय करंट में क्या इवेंट्स हो रहे हैं, क्या घटनाएं घटित हो रही हैं, क्या सारी चीज़ें चल रही हैं, स्पोर्ट्स में क्या बदलाव आ रहे हैं, कोई आर्मी का अगर कोई प्रैक्टिस हो रहा है, आर्मी का कोई अभ्यास हो रहा है तो वहाँ क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, कोई नई चीज़ ऑर्गेनाइज हुई है तो कहाँ पे। इस प्रकार के प्रश्न करंट अफेयर्स से किए जाते हैं। आपको पता होगा जीके दो टाइप का होता है, ठीक है, स्टैटिक जीके और करंट जीके। तो ये आपका करंट अफेयर्स ना करंट का पार्ट है, मतलब क्या देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, वहाँ से ये प्रश्न आपके किए जाते हैं। इसके लिए भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम साथ साथ इसको कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। अब
इसमें ध्यान देने वाली बात है कि खेल कूद के प्रश्न भी सम्मिलित होंगे। इन्होंने अलग से भी मेंशन कर दिया है कि ऐसा करंट अफेयर्स सोच के ये मत छोड़ देना कि खेल कूद के प्रश्न इसमें सम्मिलित नहीं होंगे। लाइक सपोज अभी रिसेंटली किसने किसको चेस में हराकर महारत हासिल की, मतलब कौन वर्ल्ड चैंपियन बना। आई होप आपको पता होगा। आई नो आप सब इंस्टाग्राम चलाते हो, सब सोशल मीडिया चलाते हो, इसलिए ये बहाना यहाँ पे बिल्कुल नहीं चलेगा कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है। बट मैं अभी आंसर नहीं दूंगी, आप मुझे बताएंगे कमेंट्स में कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है कि नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे इसमें किए जा सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी उसके बाद बात करता है भारतीय कृषि की। अब देखो, भारतीय कृषि सुन के ऐसा लगता है अरे यार ये तो पहले कभी पढ़ा ही नहीं है, अब कैसे करेंगे, इसको कवर कैसे करेंगे, क्या कुछ पढ़ेंगे क्या कुछ छोड़ेंगे। इसमें भी डरने वाली बिल्कुल कोई बात नहीं है। भारतीय कृषि में भी आपको नॉर्मल चीज़ें पूछेंगे। आपसे बिल्कुल ये नहीं पूछेगा कि गेहूँ कैसे उगाते हैं मतलब आपसे किसान के स्किल्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे डेप्थ में जाके नहीं पूछ रहा है। ठीक है, आपसे कुछ बेसिक चीज़ें, कॉमन चीज़ें जो भारत का नागरिक होने के नाते आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, उस प्रकार की चीज़ें आपसे पूछेगा। देखते हैं भारत में कृषि मतलब कि इंडिया में एग्रीकल्चर या कृषि का कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, ये चीज़ें आपसे इसमें एक्सपेक्टेड हैं। कृषि उत्पाद मतलब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स क्या कुछ हैं। जैसे मान लो अभी आपसे पूछे कि जीआई टैग किन किन फसलों को मिला है या जीआई टैग क्या है, इससे रिलेटेड कोई प्रश्न पूछ ले तो वो आपका भारतीय कृषि में भी आ जाएगा। और वो थोड़ा सा अभी जो आपके करंट सिनेरियो चल रहा है पिछले कुछ समय से, उसमें भी ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसके संबंध में सामान्य जानकारी की अपेक्षा अभ्यर्थियों से होगी। माइंड यू, मैंने फिर कहा कि सिलेबस को समझना, डिकोड करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे यहाँ पे फिर कह दिया कि सामान्य जानकारी चाहिए। इसका मतलब आपको ये कह रहा है कि डेप्थ में मत जाना, सामान्य जानकारी बना के चलना और उसकी ही तैयारी करना। देखो, हमें जो अटेम्प्ट करने हैं वो है 30 क्वेश्चन। अब 30 क्वेश्चन को करने के लिए अगर आप क्या कहते हैं 160 प्रश्नों की तैयारी करोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, फिर आप अपने मेन सब्जेक्ट पे फोकस नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मेन सब्जेक्ट पे फोकस बनाए हुए आपको जीएस की तैयारी करनी है। ठीक है, दूसरी फिर इसके बाद 7वें नंबर पे आपको सामान्य विज्ञान बोला है। अब सामान्य विज्ञान के बारे में बताती हूँ। ये भी डरने की ज़रूरत नहीं है, जिसका बैकग्राउंड विज्ञान का नहीं है उनको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ये आपसे उतने डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। इनका कहना है कि ये आपके जो इसकी जानकारी होनी चाहिए, साइंस और मैथ्स, वो दोनों की जानकारी आपको 10th स्टैंडर्ड के बच्चे के हिसाब से होनी चाहिए या सामान्य जानकारी होनी चाहिए जो आपकी रोज़मर्रा के जीवन में, डेली लाइफ में काम आती है। उस तरीके के साइंस की जानकारी आपको होनी चाहिए, ऐसा ये कह रहे हैं। ठीक है, सामान्य विज्ञान के प्रश्न दैनिक अनुभव यानी कि आपके जो डेली एक्सपीरियंसेस, आप डेली क्या अनुभव कर रहे हैं, आपके डेली के क्या एक्सपीरियंसेस हैं, उस पर बेस्ड है। प्रेक्षण यानी कि ऑब्जर्वेशन से संबंधित विषयों सहित विज्ञान के सामान्य परिबोध एवं जानकारी पर आधारित होंगे विज्ञान के क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि आपके डेली एक्सपीरियंसेस, आपके डेली के ऑब्जर्वेशंस और इसी तरीके से संबंधित जो सारी चीज़ें हैं। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दूं, हम सब जब एसी रूम में या एसी गाड़ी में होते हैं और जब अचानक हम बाहर निकलते हैं बहुत गर्म एनवायरनमेंट में, तो हमारे जो चश्मे हैं ना, जैसे मैंने अभी चश्मा लगाया हुआ, तो हमारे चश्मे पे भाप जम जाती है ना, या आपके हाथ में अचानक बहुत सारा पसीना हो जाएगा। अभी हम एसी में खड़े हो अगर और हम रूम से बाहर निकले और बाहर बहुत गर्मी है तो आपके हाथ पैर में पसीना होने लगता है। ठीक है, वो क्यों हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, वो किस वजह से हो रहा है, ये आपके दैनिक अनुभव हैं, ये आपका डेली का एक अनुभव है। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर आपसे प्रश्न बना दे फिर तो यही सवाल आपके, इस तरीके के प्रश्न आपसे यहाँ पे, इस तरीके की जानकारी आपसे इस पोर्शन में, सामान्य विज्ञान के पोर्शन में एक्सपेक्टेड होती है। इस बात को और भी साफ ये करते हैं जो ये आगे कहते हैं कि जिसकी ऐसे किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसने वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया। मतलब कोई भी ऐसा पर्सन जिसका साइंस का बैकग्राउंड नहीं है या साइंस के सब्जेक्ट्स की उसने कोई विशेष अध्ययन नहीं किया, स्पेशल स्टडी नहीं की है, उस पर्सन से, एक नॉर्मल ट्रेंड या एजुकेटेड पर्सन से सामान्य विज्ञान की जितनी जानकारी एक्सपेक्टेड होती है, नॉर्मल साइंस से रिलेटेड स्टफ्स की जितनी जानकारी एक्सपेक्टेड होती है, उतने ही प्रश्न आपसे यहाँ से किए जाएंगे। ऐसा इसने इस सिलेबस में यहाँ पे कह दिया है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें नोट करने वाली बात यह कि इसमें भारत के विकास में
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका से संबंधित प्रश्न भी होंगे। मतलब भारत में अगर कोई इनोवेशन हो रहा है, किसी तरीके का कोई साइंटिफिक इनोवेशन, डेवलपमेंट, कोई भी ऐसी चीज़ चल रही है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड चीज़ें भी आपसे इस साइंस के पोर्शन में पूछी जा सकती हैं। सपोज़ मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अभी कुछ ही दिन पहले भारत ने नासा के साथ कोलैबोरेशन में मिल करके अब तक की सबसे एक्सपेंसिव सैटेलाइट लॉन्च की है, और इट वाज ऑल ओवर ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, सब जगह पे था ये, ठीक है। तो अब इस चीज़ की जानकारी अगर आपसे ये प्रश्न पूछ दे तो ये करंट भी है और आपके विज्ञान के पोर्शन में से भी है, ठीक है। तो ये इस प्रकार की जानकारी आपसे एक्सपेक्टेड है, बस इतनी सी ही बात है यहाँ पे, ठीक है। डरना घबराना हमें बिल्कुल नहीं है, सिलेबस देख के सब कुछ पढ़ने लायक है, सब कुछ आराम से कवर कर लेंगे आप। आपको बस दृढ़ संकल्प बनाना है, आपको डिटरमाइंड होना पड़ेगा कि मैं सब कर सकता हूँ या कर सकती हूँ आराम से, ठीक है। आ जाओ, अब लास्ट आपको बचता है आपका प्रारंभिक गणित हाई स्कूल स्तर तक। देखो इसने कह दिया कि प्रारंभिक गणित तो है, मैथ्स तो पूछ रहा है, बट किस लेवल का पूछ रहा है? 10th स्टैंडर्ड का, ठीक है, हाई स्कूल स्टैंडर्ड का मैथ्स आपसे पूछ रहा है, जिसमें आपसे अंक गणित, बीज गणित एवं रेखा गणित यानी कि अरिथमेटिक, अलजेब्रा और ज्योमेट्री का नॉलेज, तीनों का नॉलेज आपको होना चाहिए मैथ में। लेकिन आपको कैसा नॉलेज होना चाहिए? केवल और केवल 10th स्टैंडर्ड का। वैसे कह तो 10th स्टैंडर्ड रहा है, बस उससे थोड़ा सा ऊपर नीचे कभी कभार होता है, उसका वरी करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये तैयारी भी आपकी बिल्कुल आराम से की जा सकती है, हो सकती है। इवन इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम द मैथ्स बैकग्राउंड और साइंस बैकग्राउंड, अगर आपका बैकग्राउंड नहीं भी है तो भी आप इन चीज़ों की तैयारी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा आपको ध्यान मैथ्स या साइंस पे देना पड़ेगा अगर आपका पहले से बैकग्राउंड नहीं है, बट इट इज़ डूएबल। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप कर सकते हैं आराम से। द थिंग इज़, अब इसके बाद जो आपको सबसे ज़्यादा नोट करने वाली बात है, मैं सब कुछ क्लियर कर देती हूँ ताकि ये एक बात ज़्यादा स्टार लगा के आपको बता सकूँ, ठीक है। अभ्यर्थियों से यह अपेक्षित होगा कि उत्तर प्रदेश के विशेष परिप्रेक्ष्य में उपर्युक्त विषयों का उन्हें सामान्य परिचय हो, ठीक है। दैट मीन्स कि जितना भी आपका जीएस का सिलेबस है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, विज्ञान, मैथ्स तो छोड़ो, विज्ञान, ठीक है, करंट अफेयर्स, इन सब पोर्शन में आपको अपनी पूरी पढ़ाई किस हिसाब से रखनी है? उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य से पढ़नी है, उत्तर प्रदेश के एस्पेक्ट से पढ़नी है, उसमें सब कुछ आपको इंक्लूड करना है, रिलेटिंग इट टू यूपी। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। मैंने अभी सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाई है, अपनी क्लास में पढ़ा के ख़त्म कर दिया, और अब हम वैदिक काल भी ख़त्म करने वाले हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। अब उस सिंधु घाटी सभ्यता, अब आप सोचोगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में से उत्तर प्रदेश से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं जो यूपी से रिलेटेड हो, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हो। देखो, आपका जो ये पेपर हो रहा है वो यूपी के लिए ही हो रहा है, इसलिए आपकी जो जानकारी है वो यूपी की होनी चाहिए, यूपी से रिलेटेड जानकारी आपको होनी चाहिए, ऐसा ये डिमांड करता है ये पेपर। अब इसको हम रिलेट कैसे करेंगे? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, और माइंड यू जीआईसी में भी पूछा गया है और एलटी ग्रेड में भी ये क्वेश्चन है, आपसे पूछ दिया गया कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे पूर्वी छोर है वो कहाँ पे है? वो यूपी में है, मेरठ में है, आलमगीरपुर कहते हैं उसको, ठीक है, मेरठ में आलमगीरपुर, ठीक है। अब आपसे अगर ये पूछ ले कि सिंधु घाटी सभ्यता की कौन कौन सी साइट यूपी में है, ठीक है, या आपको 4-5 ऑप्शन दे दे और आपसे पूछे कि इनमें से कौन कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की साइट उत्तर प्रदेश में नहीं है, ठीक है, आप तब तक उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते जब तक आपने यूपी से रिलेट करके उसको नहीं पढ़ा है। अगर आपने ये चीज़ पढ़ी ही नहीं है कि यूपी में, उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी साइट रही है सिंधु घाटी सभ्यता की, तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। एंड माइंड यू, दिस हैज़ बीन आस्क्ड जीआईसी एग्जाम 2021 में, ये क्वेश्चन भी आया है, एलटी ग्रेड में भी इस तरीके के क्वेश्चन देखने को हमें मिले हैं, ठीक है। इसका ये एग्जांपल मैंने क्यों दिया? आपको ये समझाने के लिए कि यूपी से रिलेटेड क्या पूछा। अच्छा, हिस्ट्री में और क्या पूछ सकता है? अगर आपसे पूछ ले चौरी चौरा कांड कहाँ पे हुआ है ना, अगर आपसे पूछ ले काकोरी कांड कहाँ पे हुआ है, ये दोनों ही जो इवेंट्स रहे हैं इतिहास में वो यूपी में ही हुए हैं, उत्तर प्रदेश में हुआ है। और अगर आप मुझे मतलब आप ये चीज़ सुन रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको पता है कि काकोरी कहाँ पे है और चौरी चौरा कहाँ पे है। अगर आपको पता है कि ये यूपी में कहाँ पे है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, फिर हम आगे इस मैटर पे और भी बातें करेंगे।
या अब ज्योग्राफी में से सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आपसे पूछ लेता है कि यूपी की में बहने वाली कौन कौन सी नदियाँ, मतलब अगर आपको ऑप्शन दे दे, क्वेश्चन दे दे कि इनमें से कौन सी नदी यूपी में नहीं बहती है, फिर आप क्या करेंगे? सो यू विल हैव टू नो एवरीथिंग अबाउट यूपी ऑल्सो। यूपी के से रिलेट करके यूपी के एस्पेक्ट से आपको चीज़ों को पढ़ना है। करंट अफेयर्स में भी आपसे ये पूछ सकता है, यूपी रिलेटेड करंट अफेयर्स आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये बात मैंने आपको यहाँ पे साफ कर दी, क्योंकि इन्होंने लिखा तो बहुत सिंपल सी लाइन में है, छोटा सा है, बट इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग। इस पर स्टार लगा लो, दिमाग में भी स्टार लगा के कहीं पे नोट कर लो कि आपको ये सारी जानकारी रखनी है, बट यूपी स्पेशल तैयारी भी आपको करनी पड़ेगी। और मैं आपके साथ यहाँ पे हूँ। लेट मी टेल यू, आई एम हेयर ऑल द टाइम टू गाइड यू, टू टीच यू हाउ एवर आई कैन, टू मेक श्योर दैट यू परफॉर्म 100% इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है, कि आप अपने एग्ज़ाम में 100% परफॉर्म करें। इसके लिए मैं आपके साथ शालिनी यहाँ पे हूँ, सो दैट आपको गाइड कर सकूँ, आपको टीच कर सकूँ, और हम मिल के इस एग्ज़ाम को तोड़ें और फोड़ें, ठीक है। चलो अभी थोड़ी सी बात हम स्ट्रैटेजी के भी बारे में करेंगे, ठीक है। अभी थोड़ी सी बात हम स्ट्रैटेजी के बारे में भी करेंगे, सो दैट थोड़ी बहुत जो कन्फ्यूज़न रह गई हो वो पूरी हो जाए। ये है यूपी एलटी ग्रेड 2025। आप हैं यूपी के एस्पिरेंट्स और अगले बनने वाले यूपी के एलटी ग्रेड शिक्षक और शिक्षिका, ठीक है। आप हैं अगले टीचर्स। अपने आप को आज से ही आईने में देखकर इमेजिन करना शुरू कर दीजिए कि दिस इज़ योर जॉब, यू आर गोइंग टू बी दिस टीचर वेरी सून, ठीक है। यू आर गोइंग टू क्रैक दिस एग्ज़ाम एट एनी कॉस्ट। आप अपनी पूरी जान लगा देंगे और बहुत बेहतर तरीके से तैयारी करेंगे। आपने जीएस का सिलेबस देखा, आपने मेरे साथ जीएस का सिलेबस देखा, जनरल स्टडीज़ का सिलेबस देखा, जिसमें आपसे जीके, स्टैटिक प्लस करंट की बात भी कही जाएगी, ठीक है, जिसमें आपका आ जाता है, हम एक बार देख लेते हैं ब्रीफ में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स मैंने वहाँ पे लिखा है आपके लिए, मैथ्स एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। ये आपका सिलेबस है। टोटल क्वेश्चंस कितने हैं जीएस में आपके? टोटल क्वेश्चंस हैं आपके 30 क्वेश्चन इंटू 2 मार्क्स मेक्स इट 60 मार्क्स, है ना। ये आपके टोटल प्रश्न हैं जीएस के, ये आपके टोटल मार्क्स हैं, एंड इट कैन बी अ गेम चेंजर प्लान फॉर यू इफ़ यू आर अप टू द 100% प्रिपरेशन ऑफ जीएस, ठीक है। मैंने अपनी क्लासेस शुरू कर दी हैं और मैंने अपनी क्लासेस में 2 टॉपिक ऑलमोस्ट ख़त्म कर लिए हैं, और बच्चों को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है पढ़ने में, बिकॉज वी मेक टीचिंग एक्सपीरियंस दी बेस्ट फॉर यू, ठीक है। जैसे आपको इंग्लिश पढ़ने में मज़ा आएगा, विनीत सर के साथ आपको हिस्ट्री पढ़ने में भी बहुत मज़ा आने वाला है। मेरे साथ मेरी और आपकी जर्नी बहुत ज़्यादा अच्छी, एक्साइटिंग और बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेगी आपको। हिस्ट्री, ज्योग्राफी कुछ भी आपको बोरिंग नहीं लगने वाला है, क्योंकि हम पढ़ाई बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल लेके चलेंगे, एज वेल एज हर चीज़ को विजुअल्स, इमेजेस के थ्रू पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट चीज़ है, आई वुड लाइक टू हाईलाइट दिस रिवीजन, ठीक है। रिवीजन is the key to
crack any exam, ठीक है, रिवीजन किसी भी, रिवीजन किसी भी रिवीजन किसी भी एग्ज़ाम की कुंजी है, ठीक है। ये मेरी मेन लाइन है जो अपने हर स्टूडेंट को मैं कहती ही कहती हूँ। जो चीज़ जब पढ़ाई जाए, जीएस हम प्रिपेयर ऐसे करेंगे कि हम जिस दिन जो चीज़ जीएस के पार्ट में पढ़ेंगे उस चीज़ को उसी दिन रिवाइज करेंगे। 30 मिनट्स रिवीजन, लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू। 30 मिनट्स रिवीजन इज मस्ट, ठीक है। देखो मैंने कैप्स में लिख दिया है, 30 मिनट्स रिवीजन इज मस्ट मस्ट मस्ट। रोज रिवाइज करेंगे आप 30 मिनट्स के लिए, ठीक है। वेट, रोज आप 30 मिनट्स का रिवीजन करेंगे और जो चीज़ मैंने जीएस में आपको पढ़ा दी उस चीज़ को रिवाइज करते हुए चलेंगे। माई स्टूडेंट्स आर परफॉर्मिंग एक्सेलेंट। वी हैव डन 1 टेस्ट, 50 क्वेश्चन का हमने एक टेस्ट किया है। दे आर जस्ट वंडरफुल, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम स्कोर्ड अबव 40 आउट ऑफ 50, ठीक है। जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है वो हम अगले टेस्ट में पूरा करेंगे और मैं जल्द ही आपके साथ लाइव आने वाली हूँ ताकि आप भी उस टेस्ट को दे सकें और अपनी नॉलेज को चेक कर सकें कि आपकी कितनी नॉलेज है, आपकी कितनी समझ है हिस्ट्री में या जो भी चीज़ें मैं टॉपिक्स कवर करती जाऊँगी। आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमेशा मौजूद रहेगी। सो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग मी, ओके। एंड वॉट एवर इज़ योर डाउट आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। प्लस मैं ये भी कहूँगी कि आप सभी कहाँ से मुझे देख रहे हैं, अपने अपने जो आपका जो ज़िला है उसको कमेंट ज़रूर करें, या कौन से स्टेट से देख रहे हैं उसको कमेंट ज़रूर करें। अच्छा, यहाँ पे एक बात रह जाती है, आपका जो जीएस है ना, आपका ये जो जीएस है ना वो बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आपके काम आने वाला है, जैसे कि जीआईसी, जीडीसी, ठीक है, बीईओ, एलटी ग्रेड, एडब्ल्यूईएस, DSSP, इस तरीके के बहुत सारे एग्ज़ाम्स में ये जीएस आपके काम आएगा। आपको लाइफ लॉन्ग ये नॉलेज काम ही आने वाली है, इसलिए मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बिल्कुल इंटरेक्टिव रहिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। हम आपको अगली क्लास में मिलेंगे जहाँ पे आपको ढेर सारी जानकारी मिलने वाली है हमारी साइड से। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।